नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक शेर है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो फिर हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तो अशोक भाई और मैं इधर थोड़ा अपने अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहे, तो लंबा गैप हो गया। उसके लिए दर्शकों से भी मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। संसद का सत्र चल रहा है। कल प्रियंका गांधी ने भाषण दिया और बढ़िया भाषण दिया। पहले भाषण के हिसाब से तो काफी अच्छा भाषण था। लोग पूछ रहे थे कितना नंबर देना है, तो 10 में से मैं कम से कम 8 नंबर तो उनको जरूर देना चाहूंगा। आज राहुल गांधी का भाषण है। सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अदानी के चक्कर में फंस गए हैं, या फिर अदानी की वजह से उनको फंसाया जा रहा है। आप सोच के देखिए कि अमेरिका की कोर्ट ने बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस कोई दर्ज हो गया है। अमेरिका का सिस्टम ये नहीं है कि ईडी पहुंचेगी और अगले दिन बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 साल जांच हुआ है और 2 साल के जांच में सारे सबूत सामने आए हैं और उसके बाद अदानी के खिलाफ बाकायदा अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। लेकिन हमारे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो खुल के अडानी के साथ आती है। ऐसा लगता है कि अडानी के आसपास बहुत सारी पार्टियां हैं। चुनाव के ठीक पहले अजित पवार जी ने जब कहा था कि सरकार बनाने की मीटिंग में अडानी भी थे, शरद पवार भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे, अजित पवार भी थे, अमित शाह भी थे, तो लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अब इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं अडानी भी डिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद से लगातार इंडिया गठबंधन में तमाम सारी बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है ममता बनर्जी जी को उसका हेड बना दिया जाए। ममता बनर्जी जी ने भी इशारा किया है कि बंगाल से वो उसको लीड करने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि बंगाल के बाहर कई चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन कभी किसी चुनाव में कोई सफलता पाने में वो सफल नहीं रही है। और भी कई सारे नाम लिए जा रहे हैं। कुल मिला जुला के राहुल गांधी को किनारे करने की कोशिशें इंडिया गठबंधन के अंदर हो रही हैं। ये चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो अपने शो पर स्वागत करता हूं अशोक जी का। डबल ए के इस शो में एक बार फिर आपका स्वागत अशोक जी। दूसरा, हमेशा की तरह कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैंने बस अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया है। मैं चाहता हूं कि इसको आप उठा लें यहां से। अशोक जी, सवाल अडानी का नहीं है। सवाल है कि एक उद्योगपति अपने देश में हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत बांटता है और एग्रीमेंट करवाता है रिश्वत देकर, और उसके बाद वो एग्रीमेंट अमेरिका के जनता को मूर्ख बना के उनसे पैसा उगाता है। अमेरिका में उनकी जो सेबी, समझो जैसा अपना सेबी है वैसा जो उनकी अथॉरिटी है, वो थोड़ी सी अभी भी उनकी रीढ़ की हड्डी है। वो देश के लिए काम करते हैं, ना कि किसी उद्योगपति के लिए, ना किसी राजनीतिज्ञ के लिए। और वहां के राजनीतिज्ञ चाहे किसी भी देश के किसी भी नेता के साथ कितनी भी घनी दोस्ती हो, उनका सबसे पहला इंटरेस्ट अपना देश होता है, और होना भी चाहिए। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? भारत का प्रधानमंत्री भारत के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? ये बात अलग है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के बारे में, कमल अडानी के बारे में ज्यादा सोचता है। क्योंकि जब वहां से बात हुई, अब आप, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, मतलब एक पैरेलल मैं ड्रा करता हूं। एक आदमी है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने बैंक का गबन किया, 6 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ रुपए कमा, और उस आदमी के ऊपर पहले पुलिस पहुंची, कुछ नहीं मिला। सीबीआई पहुंची, कुछ नहीं मिला। सारी जांच एजेंसी पहुंची, कुछ नहीं मिला। सब शांत हो गया, वो अपना जिंदगी जी रहा है। उसके बेटे ने राहुल गांधी के उस पदयात्रा में एक गुल्लक भेंट कर दी। बस वो परिवार खटकने लगा आंखों में। अब ईडी पहुंच गई उस 6 करोड़ के इसके लिए, और उसकी संपत्ति जब्त कर दी। ऐसा अखबारों में आया, अचल अचल संपत्ति जब्त कर दी। क्या मिला? 4 प्लॉट गिन के, 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, और एक है थोड़ा सा बड़ा प्लॉट, वो जब्त किए। और इतनी प्रताड़ना की कि उसने आत्महत्या की पत्नी के साथ। सर, अकाउंट और में 3 लाख रुपए थे। सिर्फ 3 लाख 3 लाख रुपए रुपए थी, एक वो अकाउंट व्यापारी के। सीज किया। हाँ, हम्म। और यहां अडानी के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट वारंट इशू करती है क्योंकि उसने 3,000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी है अधिकारियों को। भारत सरकार को चाहिए, ईडी को चाहिए, अमेरिकन सरकार से तुरंत संबंध करके सारे डॉक्यूमेंट ले ले, सारी चीजें ले ले।
क्योंकि वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी जैसी नहीं है। किसी ने एफिडेविट दे दिया और केस कर दिया, किसी ने स्टेटमेंट दे दिया और केस कर दिया। वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ चलते हैं, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ चलते हैं। जब पूरा ट्रेल पुख्ता होता है तब जाके वो अरेस्ट वारंट इशू करते हैं। उसके बाद तो अपने ईडी ने तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए था। यदि ये कोई कांग्रेस समर्थित आदमी होता तो जो 6 करोड़ के बैंक के तथा कथित घपले के लिए एक परिवार को प्रताड़ित करके उसको आत्महत्या करने के लिए के इतने पुश करते हैं, वो पता नहीं इस मामले में कितना तांडव करते। लेकिन ईडी चुप है, भारत सरकार चुप है, विदेश मंत्रालय चुप है, और घूर फिर के जो अंधभक्त है और यहाँ पे जो दिमाग से पैदल जो बैठे हैं मीडिया में लोग, उन्हें कहा कि अमेरिकन सरकार का ये षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरेस का षड्यंत्र है। अमेरिकन एम्बेसडर ने लताड़ा सबको। जिस फ्रांस की रिपोर्ट पे इन्होंने आरोप लगाया जॉर्ज सोरेस के, वो मीडिया हाउस कहता है कि ये रिपोर्ट ही हमने कभी नहीं बनाई, फर्जी रिपोर्ट, फेक न्यूज। ये यूज द वर्ड फेक न्यूज। संदीप पात्रा जैसे सांसद को शर्म से डूब जाना चाहिए। उसके बाद में जॉर्ज सोरेस के ट्रेल निकली तो पता पड़ा जयशंकर के बेटे भी 2 टाइम की रोटी उधर से खा रहे। गवर्नर रवि साहब, उनकी बेटी भी वहीं से खाना पानी खा रही थी। भारत सरकार जहां फंडिंग कर रहा है वो फंडिंग कर रहा है जॉर्ज सोरेस को, बताइए। और जॉर्ज सोरेस गांधी के हो गए, फंडिंग आप करो। जॉर्ज सोरेस ये अंबानी अडानी को बचाने का एक सुरक्षा कवच निकाला। और फिर बाद में चालू होने लगा कि देश में और भी बहुत समस्या है, उसके बारे में बात नहीं करते। बताइए, जग्गी महाराज, जगत गुरु जग्गी, उन्होंने ट्वीट किया कि पार्लियामेंट का खर्चा व्यर्थ हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, देश में बहुत अच्छे इश्यूज है जिस पे बात होनी चाहिए। और साथ में ये कहते अडानी जी तो देश के विकास में लगे हुए हैं। मैंने सुना जग्गी साहब की भी थोड़ी पतली हालत है अभी इकोनॉमिकल, तो उनने भी एक एटीएम पे अपना कार्ड खिसका दिया। कई यूट्यूबर्स ने भी अडानी जी के एटीएम में कार्ड डाले हैं अपने। तो कुल मिलाकर ये एक नरेशन हो रहा है कि राहुल गांधी क्यों अडानी उठा रहे हैं, बाकी इश्यूज क्यों नहीं। मैं मानता हूं इस बात को अशोक जी कि चलो इस देश में बहुत सारे इश्यूज हैं। कौन से सदन में 2014 के मतलब 2024 के नतीजों के बाद या 2019 के भी नतीजों के बाद कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात की है सरकार ने? विपक्ष के कौन से उठाए हुए इश्यूज का जवाब दिया है? क्या मणिपुर पे जवाब दिया है? मणिपुर पे सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तब स्टेटमेंट दिया जब पता पड़ा कि 11 बजे कोर्ट खुलने के बाद कोर्ट इसको सुओ मोटो लेने वाला है। तो डर के मारे कोर्ट कहे इसके पहले अपन कुछ कह दो करके उन्होंने कहा कि मेरा दिल टूट रहा है। बस इनका दिल ही टूटता है, हौसला खत्म हो गया हुआ कुछ करने का। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया और भारत वर्ष के इतिहास में, ये पार्लियामेंट्री इतिहास में इस देश के यह ऐसा पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन है। जिस विषय को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर पूरा विपक्ष चर्चा करता है, लेकिन जवाब देते समय सरकार उस इशू को हाथ तक नहीं लगाती। मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं। किसानों के कानून, क्या सरकार ने बहस की थी पार्लियामेंट में? पर्याप्त? क्या पर्याप्त बहस की थी? स्टेक होल्डर से बात की थी? किसान का 700 किसान मर गए, मेरे लिए मरे क्या, ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन यूपी के चुनाव नहीं आते तो ये किसान मरते हुआ आंकड़ा 1500 हो जाता। किसान भी नहीं उठते और ये भी नहीं मानते। किस बात पे? बेरोजगारी की बात करो तो ये बोलते यहाँ तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार मानते लोग। इंदौर में एक भिखारी को, एक महिला बाल विकास मंत्रालय ने उस भिखारी को पुनर्वसन करने के लिए महिला को उठाया तो पता पड़ा 5000 रुपये महीना कमाई है उसकी भाई, भीख मांगने से। अब वो प्रधानमंत्री को तो ये कहना चाहिए कि इस देश का भिखारी लखपति है, देश में गरीब कहां है? पकौड़े तलने को रोजगार कहते हो, किसान अपने खेत में काम करते तो उनको भी रोजगार कहते हो। देश तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है और 70% देश की जनता भूखी मरती है, 5 किलो अनाज नहीं दे तो। ये प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्या किसानों को एमएसपी पे बात होती है? एमएसपी के कानून पे बात होती है?
किसान नेता अपने खून से पत्र लिखते हैं, क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं? प्रधानमंत्री किस बात का जवाब देते हैं? आज तक प्रधानमंत्री ने किस इशू का जवाब दिया? बताइए। वो इशू मानते ही नहीं। बेरोजगारी देश में है नहीं, महंगाई है नहीं, रुपए की कीमत नहीं बढ़ रही, गिर रही है, बाहर से करेंसी उठ रही है। क्या बात है? जब महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, किसान ठीक है, राम राज्य चल रहा है, सारी बॉर्डर्स अपनी बहुत बेहतरीन है, हमारे सारे पड़ोसी डरे हुए हैं या अपने साथ बहुत बिल्कुल झुक झुक के बात कर रहे हैं, डंका बज रहा है जी देश का, तो फिर पार्लियामेंट में किस बात की बहस हो? जग्गी जी बताए ना कौन सी इश्यूज है। वो तो स्पिरिचुअल गुरु है, अडानी जी के लिए बैटिंग करने उतरे। हर एक ने दुकान समझ के रखी है। सदगुरु जग्गी भी एक दुकान हो गए। राहुल गांधी अडानी जी का इशू इसलिए कहता है कि अडानी ये सिस्टम है सर, अडानी एक व्यक्तिगत कारपोरेट हाउस नहीं। अशोक जी, अडानी ये सिस्टम बन चुका है। अडानी ये सिस्टम बन चुका है कि देश में सरकारें गिरती है और राज्यों में सरकारें गिरती है और बनती है तो अडानी जी वहां होते हैं। जब पैसों का फ्लो होता है तो वहां अडानी जी का नाम की चर्चा होती है। जब जबरिया वसूली करते हैं किसी कारपोरेट के, किसी को एयरपोर्ट चाहिए तो एयरपोर्ट जबरिया वसूल किया जाता है। और श्रीलंका में तो जो पावर प्रोजेक्ट लिया था अडानी जी ने, उसके बारे में तो बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी हुई थी कि श्रीलंका के रूल के अनुसार बिना टेंडरिंग ऐसे प्रोजेक्ट दिए नहीं जाते। ये बिना टेंडर का दिया गया था। फिर इसमें एक रास्ता ये ठीक हुआ निकाला, था। हाँ, फिर उसमें रास्ता ये निकाला कि सरकार टू सरकार यदि कोई काम होता है, यदि कोई दूसरी सरकार देश अपने देश में मदद के तौर पे कोई प्रोजेक्ट चालू करता है तो फिर उस पर टेंडरिंग नहीं। तो उन्होंने कहा कि अडानी जी को हम कैसे सरकार मान सकते हैं? उन्होंने कहा अडानी जी इंडिया कर दो, आप अडानी को ही भारत सरकार डिक्लेयर कर दो। हमारी सरकार अडानी जी की मार्केटिंग एजेंट। तो अडानी जी कितना बड़ा कारपोरेट है, वो सिस्टम हो गए। अडानी जी एक, गौतम अडानी के खिलाफ कोई फ्रंट नहीं खोल रखा है किसी, लेकिन गौतम अडानी नाम की एक सिस्टम हो गई इस देश में। कल दूसरी सरकार आएगी तो उनकी अपनी सिस्टम होगी। अब ये समझ में आ गया कि कारपोरेट हाउसेस को कि इन नेताओं को पैसे देते जाओ, ये गुरुओं को मुंह बंद करो पैसा फेंक के, अपने अपने बारे में बोलना शुरू करवा दो, अंध भक्तों को बता दो कि ये देश का विकास ही ये कारपोरेट हाउस है। आज अडानी है, कल कोई और होगा। तो अब यहाँ पे लोकतंत्र कहाँ रह गया? ये तो कारपोरेट तंत्र हो गया। कारपोरेट जैसा नहीं, बोलेगा लेकिन वैसा चलेगा। इसमें सवाल ये है अशोक जी कि इंडिया गठबंधन के कई सारे लोग दबी छुपी जबान में जो ये बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बयान आए, बड़े नेताओं के तो नहीं आए, लेकिन कई पार्टियों के प्रवक्ता लेवल के लोगों के ऐसे बयान आए जिसमें राहुल गांधी पे सवाल उठाया गया कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने योग्य नहीं है। पहली बात तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, यही कहाँ तय हुआ था इंडिया गठबंधन में किसी पद पर, तो वो है नहीं। नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर इंडिया गठबंधन को लेकर इस तरह की बातें आ रही हैं राहुल गांधी को किनारे करने की अदानी के मुद्दे पे, तो इसका मतलब क्या समझा जाना चाहिए? देखिए हर पार्टी में स्लीपर सेल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक, देखिए मैं उसको कोई गलत नहीं कहता, कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने यहाँ एक सिस्टम से चलता है। पुराने जमाने में राजे महाराजा हुआ करते थे, तो राजे महाराजा क्या करते थे? दूसरे राज्य में अपने लोग घुसल के रखते थे। कई राज्यों के दरबार में जो सरदार होते थे वो किसी और पड़ोसी राज्य के लिए काम करते हुए पाए जाते थे। मराठा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे ज्यादा लड़ा होगा तो अपनों से लड़े हैं, मुसलमानों से ज्यादा वो मराठों से लड़े हैं। इतिहास उठा के देखिए, यदि किसी को इतिहास नहीं मालूम, कोई कुपड़ हो तो, और आपके सामने में इतिहास की क्या दुहाई दूं, आप खुद इतिहास तज्ञ। तो कुल मिलाकर आज भी वैसा ही है। ये बाकी राजनीतिक दल नहीं करते, यदि उनकी मूर्खता है। बीजेपी ने हर राजनीतिक दल में अपने सिंपैथाइजर बैठाए, वो डराते, वो कई बार बोल देते, और हर राजनीतिक दल में और अच्छे सारे जगह पे बैठे हैं। कांग्रेस में तो 80% 90% लोग जो है
वो बीजेपी के पैरोल पे। कि मैंने जो सीडब्ल्यूसी की चर्चा मैंने सुनी, उसमें जब मतलब हरियाणा चुनाव को लेके जब ईवीएम को लेके बहुत सारी बातें होने लगी, तो अजय माकन ईवीएम को डिफेंड करने लगे। बोले मैं रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं हरियाणा की हार की, लेकिन ईवीएम का कोई इसमें रोल नहीं। पूरा सीडब्ल्यूसी स्तब्ध हो गई। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन ही ऐसा कह रहा है। उसके बाद प्रियंका जी उठी और प्रियंका जी ने जोरदार तरीके से ईवीएम का विरोध किया, तब जाके वो प्रस्ताव पारित हुआ। अजय माकन किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? कौन ईवीएम को डिफेंड कर रहा है? ये वही अजय माकन है दिल्ली के चुनाव में, जब चुनाव लड़ना होता है सेनापति को, तो ये लंदन भाग जाते हैं। ये लायबिलिटी है पार्टी, इसीलिए ये लोग अंदर ही अंदर खेल करते हैं। अडानी जी के बहुत सारे मित्र कांग्रेस में हैं। अशोक गहलोत जी है, बघेल जी है, और जब तुम हमारे जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, वो है। अब दोस्ती होने के लिए 24 घंटे गले में हाथ डाल के फोटो नहीं खींचनी होती ना, एक दूसरे को मदद करना ही दोस्ती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं मदद करने के। तो अडानी जी, मैं सिस्टम इसलिए कहता हूं, अडानी जी सत्ता पक्ष के साथ बात करने के लिए एक बैकडोर एंट्री है। आपके ईडी की रेड होगी, आप प्रताड़ना है, आप अडानी जी के थ्रू बात करिए, अडानी जी सेटल कर देंगे। मैंने इसीलिए कहा अडानी सिस्टम हो गए हैं। अडानी कोई एक व्यक्तिगत नहीं कि गौतम अडानी इज अडानी, नो, इट हैज बिकम अ सिस्टम। सरकारें वो गिराते हैं, रुपए का मूल्य वो तय करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज वो बदलते हैं। नीति आयोग ने बहुत बड़ा एक खर्रा भेजा था कि भाई जिस आदमी ने कभी जीवन में एयरपोर्ट और पोर्ट नहीं संभाले, उनको कैसा दे रहे हो आप। नीति आयोग के उसको पूरा फाड़ के नए पूरा बदलाव किया गया सिस्टम में और पूरा उनको दिया गया है। कहीं जो सारा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? धारावी के लिए कैसे रूल चेंज हो गए पता नहीं आपको? ये सारी बातों पे हम सैकड़ों बार डिस्कस कर चुके हैं। एमएमआरडी लाखों करोड़ रुपए डेवलपमेंट चार्ज माफ कर देता है अडानी जी को, किस बेस पे? महाराष्ट्र सरकार अडानी का टीडीआर बेचने के लिए अध्यादेश निकालती है कि जिस भी बिल्डर को टीडीआर खरीदना होगा उसका 10% उसको कंपल्सरी अडानी जी से खरीदना होगा। क्या कानून है सर? क्या राज्य सरकारें मतलब पलखे बिछा बिछा के काम कर रही है, बेच रही है मां। कल से अडानी की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी कलेक्टर बेचते हुआ दिखाई देगा तो आश्चर्य नहीं होगा। वैसा कलेक्टर बोल रहे कि 2 तो फ्लैट लेने ही पड़ेंगे आपको अडानी जी, तभी जाके मैं आपका लाइसेंस करवाऊं। तो इस सिस्टम के खिलाफ बोलना होगा। ये अडानी फ्रंट पेज से पीछे पूरा सिस्टम है। सिस्टम में नरेंद्र मोदी उस सिस्टम का हार्ट है। इसलिए अडानी जी पे हमला सरकार पे हमला होता है, अडानी जी पे हमला मोदी जी तिल मिला जाते हैं। इसीलिए जब सेबी की चेयरमैन को बुलाया जाता है कमेटी के सामने, तो पूरा बीजेपी का कुनबा जाके उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको नहीं आने देना। अरे भाई क्यों नहीं आने देना? आने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंद सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे, काम खत्म। अशोक जी सवालों के जवाब ही तो नहीं है, क्योंकि जो कुकर्म है इसका जब बाहर आ जाएगा तो उसका क्या जवाब देंगे? जो आज 10 लाख करोड़ के बोझ तले है राज्य महाराष्ट्र, वो अब लाखों करोड़ रुपए का डेवलपमेंटल चार्ज माफ करता है, तो उसका नुकसान है ना, राज्य का नुकसान। तो ऐसा कई कई चीजें हैं। अभी मैं गया था एक शादी में, आज ही लौटा। न्यू बॉम्बे में एक जगह है, वहां खाली प्लॉट पड़े, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता। मैंने बोला क्यों? बोले इसलिए नहीं यहाँ बिल्डिंग बनाना पड़ती कि इनको एनओसी अडानी जी से लेना पड़ता है। मैंने कैसे भाई? बोला ऐसा है कि वो जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो प्लेन लैंडिंग का जो स्लोप आ जाता है वो इधर से जाता है, तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग होनी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला जो ऑलरेडी 5-5 मंजिला बिल्डिंग वहां बनी हुई है,
वो तोड़ने की तो नौबत नहीं आई। बोले नहीं नहीं उतना तो चलता है। तो बोला कम से कम फिर उतनी तक तो परमिशन मिले, 1+2 की परमिशन मिले, 1+1 की परमिशन मिले। बोले नहीं सर, वो कहते हैं कि आपको 1+1 के लिए भी अडानी जी से परमिशन एनओसी लेनी पड़ेगी। ये स्थिति है सर। क्या होगा कुछ दिनों के बाद? कुछ दिनों के बाद मतलब वहां के बिल्डर ने बताई मुझे स्टोरी। कुछ दिनों के बाद लोग थकेंगे, कब तक अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे? फिर वो प्लॉट जो है थ्रो अवे प्राइस में अडानी को भेज देंगे। फिर अडानी जी अपने ही प्लॉट के लिए अपने ही तरफ से एनओसी देके हाई राइज बनाएंगे। बिल्कुल। ये सिस्टम, तो इसके खिलाफ राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इस सिस्टम के खिलाफ आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अशोक अशोक जी, मैं एक खबर पढ़ रहा था, वो खबर एकदम अलग खबर है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं इससे जुड़ती है। जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, उनका जो दफ्तर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी होती थी और वो तस्वीर थी 1972 में बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की सेना हमारे सामने समर्पण कर रही थी। सब लोग उस तस्वीर को जानते हैं, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेहद हमारे ख्याल से पिछले 100 सालों में हिंदुस्तान के गर्व की वैसी तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, नहीं जहां पाकिस्तान की सेना भारत के सामने समर्पण कर रही है और सर, उसके लिए आर्मी चीफ के ऑफिस से बेहतर जगह क्या हो सकती थी। उसको हटा दिया गया है, कुछ आर्मी के लोगों ने ही आज लिखा था, मेजर पनाग वगैरह ने लिखा था कि उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह पर एक तस्वीर बनाई गई है, लगाई गई है, जिसमें विवेकानंद जी हैं, उंगली दिखा रहे हैं और क्या है, क्या है, क्या है। एक तरफ ये सारा खेल चल रहा है, जिसमें सारे इतिहास को खत्म करने का मामला है और दूसरी तरफ जितना कुछ बनाया गया है पिछले 70 सालों में, यानी एक जो इतिहास बनाया गया उसको खत्म कर दीजिए और दूसरा जो वर्तमान बनाया गया, फैक्ट्रीज बनाई गई, इंस्टीट्यूट्स बनाया गया, वो सारा का सारा एक आदमी के पॉकेट में डाल दीजिए और जो उसका विरोध करे उसको अकेला छोड़ दीजिए। अभी वो केस तो पेंडिंग ही है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला करना है। उस पर क्या फैसला आता है वो भी देखने वाला मामला होगा। तो आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं कि क्या अडानी पर सवाल उठाने के वजह से ही राहुल गांधी को लगातार विलन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और अब उसमें यस, विपक्ष का भी एक हिस्सा शामिल हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। राहुल गांधी पदयात्रा से आते हैं, हाउस में बरसते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके। एकाएक मोदी का फैक्टर सामने आता है कि मैं, इसने मोदी कहा, उसको मोदी कहा, मैं मोदी हूं, मैं हर्ट हो गया। वो केस कोर्ट में जाता है, वो खुद ही हाई कोर्ट में जाके अपने ही केस पे स्टे ले आता है क्योंकि जज उनके नहीं थे। जैसे ही जज अपना आ गया, वो स्टे वैकेट करवा के उसका डिसीजन हो जाता है। मैक्सिमम 2 साल की सजा उसको दी जाती है क्योंकि इनकी सदस्य समाप्त हुआ। उधर डिसीजन होता है, यहाँ सदस्य समाप्त होता है, दूसरे दिन घर खाली होता है। अरे ऐसा प्रॉम्प्ट यदि मोदी जी रहे तो कसम खुदा की मैं कह रहा हूं आपको, कहां से कहां हो जाएगा भाई, देश तरक्की करेगा। लेकिन ना, बाकी जगह तो जू नहीं रेंगती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब मनमोहन सिंह को पत्र लिख के कहा था कि जो एमएसपी है उसके लिए आप कानून बनाइए और ऐसा कानून कि कोई व्यापारी एमएसपी के नीचे किसान का उपज नहीं खरीदेगा। मनमोहन सिंह के लड़ने के लिए जो आदमी लेटर भेजता है, आज खुद उस जगह पे बैठा है, वो भूल गया लेटर भेजा है। तो ये जो सिस्टम है, ये उनका लगातार चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी अडानी पे बोलते से ही सीधी चोट पहुंचती है और वो चोट पहुंचते से ही पूरी पार्टी हिल जाती है और सारे लोग आ जाते हैं। अब बार बार सोनिया गांधी को चेयरमैन है एक फाउंडेशन की, जिसको सोरेस ने 10 फंडर में से एक फंडर जॉर्ज सोरेस है। तो सोनिया गांधी और उनका बेटा ये देशद्रोही हो गए देशद्रोही। अरे वो तो अपोजिशन में है, वो क्या देश का बिगाड़ेंगे? सर, एक लेकिन जो सेकंड सत्ता आपको पर, रोक के एक फैक्ट बता दूं, आपको तो पता ही है, दोस्तों को बता दूं फैक्ट। जॉर्ज सोरोस आज तक सिर्फ एक बार भारत में आया है और जब वो आया था तो उसका स्वागत किया था हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उसी समय आकर उसने सरकार से बाकायदा विचार विमर्श करके भारत में बहुत सारी फंडिंग की थी। आगे की कहानी तो पवन खेड़ा जी और बाकी लोग बता ही चुके हैं। बताए। तो अब
अरे भाई, तुम्हारा विदेश मंत्री का बेटा उससे फंडिंग ले रहा, हो गया काम, खत्म ही हो गया। और ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी कैबिनेट के हाथ रंगे हैं इसमें। लेकिन एक एक झूठ बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो तो सच लगने लगता है। बस इसी फॉर्मूले पे चलते हो। संविधान इन्होंने बंद करना था, हटाना था। संविधान इनको बदलना था 370 पे। और बोले विपक्ष ने प्रोपोगंडा किया, विपक्ष ने प्रोपोगंडा किया। किस विपक्ष वाले ने बोला संविधान हटाना है? विपक्ष तो कह रहा था कि ये संविधान हटाना, संविधान बचाना, इसलिए तुम इनको वोट मत दो। तो ये झूठ बोलने की इनकी तासीर है। और इसीलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं अडानी के बारे में, वो कतई गलत नहीं। अडानी सर्वत्र है। पावर में अडानी है, सीमेंट में अडानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी है, हाउसिंग में अडानी है, भंडारण में अडानी है, तेल में अडानी है, दालों में अडानी है, खाने में अडानी है, सोने में अडानी है, पीने में अडानी है। तो बात निकलेगी तो अडानी तक तो जाएगी ना। तो जवाब दे। अडानी की तिजोरी भरते समय शर्म नहीं आती? देश की तिजोरी खाली कर करके जवाब देना अडानी को, अडानी पे। इतने पाक साफ है तो क्या जरूरत है? कल यदि किसी ने मुझे कहा कि अशोक वानखेड़े और अशोक पांडे ने अडानी से पैसा लिया, हम बोलेंगे चर्चा के लिए आ जाओ, कागज लेके आ जाओ, हम बैठे हैं यहाँ पे, आप हमको बुलाओ, हम वहां आके बात करेंगे। बिल्कुल, हमको डर बिल्कुल, काहे का? टाइम और यदि अडानी जी हमने के लिए घर में बैठ होंगे, के भी बात कर सकते हैं। हाँ, अडानी जी के घर में बैठ के भी बुलाओगे घर तो पे बात बैठ के करने बात को कोई करेंगे भाई दिक्कत हम तो। और नहीं। यदि हमने लिए होंगे अशोक जी, तो हम इनको कहेंगे देखो ये हम पे आरोप लगाते हैं, ये तो एक्चुअली देश का विकास नहीं चाहते, ये चाहते नहीं देश में निवेश आए, ये चाहते नहीं देश तरक्की करे, नए नए एयरपोर्ट बने, ये नहीं चाहते, ये देशद्रोही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा रेले इतने हैं पीछे कि मेरे को डर है कि मेरे सारे अकाउंट खुल जाएंगे। सही बात है। यही हालत है इनकी। इसीलिए मैं कहता हूं, और विपक्ष में कई जगह है, मैं किसने कहा अडानी जी के संबंध सब जगह है। वो तो अभी कांग्रेस के वो तेलंगाना के मंत्री ने 100 करोड़ रुपए लेके वापस दे दिए, सोशल मीडिया ने खूब हंगामा किया तब। ये तो 100 करोड़ रुपए ले ही लिए थे उनने। शरद पवार जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भाई शरद पवार जी ने अपनी जीवनी में 2 पन्ने लिखे हैं उनसे, वही तो अडानी जी के लिए बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंटेड है ऊपर। अडानी जी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का अलग अलग है अशोक जी। यदि मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, देश के तरक्की से, देश के फाइनेंशियल लॉसेस से, और एक फेयर कंपटीशन से, बाकी उद्योगपतियों को जिस हिसाब से मार मार के अडानी को बढ़ाया जा रहा है, यदि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ये गलत लगता है। लेकिन मेरी रोजी रोटी यदि अडानी चला रहे होंगे, बिल्कुल, सही मेरी कहा आपने। चार्टर्ड के लिए अडानी जी पैसा दे रहे होंगे, तो फिर अडानी मेरे देवता है, भगवान है। मुंबई में बड़े बड़े ऑफिस खोलने के लिए अडानी मुझे पैसा दे रहे होंगे, सही बात है। तो मैं मुझे बताइए फिर मुझे अडानी में अच्छा ही दिखेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा ये आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो। तो जिन पत्रकारों को आत्मनिर्भर बनना है, तनख्वाह पे नहीं रहना है, या लीगल सोर्स से नहीं लेना है, तो उनके लिए तो माए बाप अडानी है। तो इसलिए इनको तकलीफ है सभी को। लेकिन फिर मैं कहता हूं राहुल गांधी गौतम अडानी के खिलाफ नहीं। अडानी एक सिस्टम बन गया है, उस सिस्टम पे चोट करना जरूरी है सर, नहीं तो हम बहुत बेकार स्थिति में हैं। वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है, आप क्या तीसरी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं? अमेरिका की इकोनॉमी को मैच करने के लिए, 1/4 मैच करने के लिए 75 साल लगेंगे, रिपोर्ट कहती है। उस रिपोर्ट में खामियां दी हुई है। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि महंगा पावर इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उद्योगपतियों की। कौन बेच रहा है पावर हमारे यहाँ? अडानी पावर्स। बस एक ही में तो करंट है जो बेच रहा है। तो कुल मिलाकर विदेशी लोगों को भी देखना होगा। मात्र आज एक रिपोर्ट आई है फ्रांस के मीडिया हाउस की, और उसने कहा कि भाई जॉर्ज सोरेस फंडिंग करता है जहां अमेरिका का इंटरेस्ट होता है, तो आपने आरोप लगाए। लेकिन उसी मीडिया हाउस ने जब राफेल्स पे बात कही तब आप कहां थे? वही वही मैं
वही मैं कहने वाला था कि अरे भाई सेम मीडिया साहब, हाउस था मीठा जिसमें मीठा रफ़ाएल की सवाल गपागप, कड़वा कड़वा थू-थू नहीं चलेगा ना। उसी मीडिया हाउस की फिर आपको रैफल का इश्यू भी सीरियसली लेना होगा और रैफल के भ्रष्टाचार की फाइलें फिर खोलनी होगी। रैफल के टाइम पे वो गलत, सोरेस के टाइम पे वो सही, क्योंकि वो मेरे को सूट होता है। तो ऐसे फर्जीवाड़े से राहुल गांधी को विचलित नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने प्रण लिया, वो ले लेना चाहिए। पहले वो अकेले बोलते थे, कांग्रेस को बहुत दिनों के बाद एक अच्छा वोलेटर मिला हाउस में, प्रियंका गांधी के रूप में। बहुत तो सटल बात करती है, शांति प्रिय बात होती है, बिना उत्तेजित होकर बात करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होकर बात करती है, बातों में छिछोरापन नहीं है, तथ्यों को सामने रखती है। लेकिन फिर तथ्य, सत्य, इसको जगह कहां है अभी? यहां तो झूठ, झूठ और झूठ, इसी की बुनियाद पे 2013 से लेके 2024 तक चल रहा है सफर। तो एक समय था जब एक मूर्ख ने कहा था इंदिरा इज इंडिया। मेरे पापा अक्सर कहते थे कि जिस दिन मैंने वो बयान सुन लिया था उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि इंदिरा गांधी का पतन होने वाला है जब इंदिरा इज इंडिया। लेकिन चलो इंदिरा गांधी तो फिर भी देश की प्रधानमंत्री थी। अब तो कहा नहीं जाता है लेकिन जो कुछ कहा जाता है उसका एक ही मतलब होता है, अडानी इज इंडिया। अगर अडानी के बिजनेस पे चोट है तो कहा ऐसे जाता है कि भारत का नुकसान हो रहा है, यानी भारत पर चोट लग गई है। तो अब इससे किसकी तबाही, किसकी बर्बादी तय है, ये आप देखिए। राहुल गांधी का नाम ही हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी देश के उन गिने-चुने नेताओं में से हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड के हमारे लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स हैं, उनमें शायद इकलौते हैं जो अडानी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि ये किसी व्यक्ति पर नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। सोचना आपको है कि देशभक्ति और देशद्रोही के नए जो फ़ॉर्मूले बने हैं, उसमें फँस के परेशान रहना है, या आँखें खोल के देखना है कि कैसे आपकी जेब का आखिरी पैसा भी किसी की जेब में डाल दिया जा रहा है। सब आपको तय करना है। हम तो जो देखते हैं, जो समझते हैं, वो आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज के लिए इतना ही। अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका और दर्शकों का भी शुक्रिया।